नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की समस्याओं का उल्लेख किया। राष्ट्रों से खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति पर वैश्विक संघर्षों के प्रतिकूल प्रभावों को प्राथमिकता देने का आग्रह। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने विभिन्न नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को फिर से शुरू करने की घोषणा की। झारखंड और महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव कल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, देश ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा को कम करने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद गंभीर स्थिति में पहुंची। दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की अनुमति देने का केंद्र से आग्रह किया। शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की तेजी और महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी के सेमीफाइनल में भारत आज शाम जापान से खेलेगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देश ग्लोबल साउथ की स्थिति पर बल देते हुए ब्राजील के रियो डी जनेरो में G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। भूखमरी और निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई और सामाजिक समावेशन पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने वैश्विक संघर्षों का ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को आगे बढ़ाने के लिए ब्राजील की सराहना भी की। उन्होंने भारत के G20 विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की टिकाऊ प्रासंगिकता की पुष्टि की। श्री मोदी ने समावेशी वैश्विक शासन सुधारों का आह्वान किया। ये शिखर सम्मेलन 80 राष्ट्रों के समर्थन से निर्धनता और भुखमरी से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ का साक्षी बना। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस पहल को सराहनीय बताया। भारत की घरेलू उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले दशक में 25 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धनता से उबारा गया है। देश में 80 करोड़ नागरिक को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं 55 करोड़ नागरिकों को विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया है। श्री मोदी ने अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता सहित वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत के योगदान को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करके एक ऐतिहासिक पहल की है। समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह। G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है, जहां प्रतिभागी अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में पहले दिन जहां एक ओर भूख और गरीबी पर वैश्विक गठबंधन और वैश्विक शासन संस्थानों में सुधार पर सफल सत्र आयोजित हुआ, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कई द्विपक्षीय सम्मेलनों में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने नॉर्वे, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, फ्रांस, इंग्लैंड के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करी। दिन का प्रमुख आकर्षण G20 2024 शिखर सम्मेलन के लिए रियो डी जेनेरियो घोषणा पत्र रहा, जिसमें सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक सुधार और बहुपक्षवाद के भविष्य सहित कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरे दिन भी सम्मेलन में सदस्य 2 सत्रों में भाग लेंगे। पहला सत्र सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण और दूसरा सत्र डिजिटल बुनियादी ढांचा होगा। पीएम मोदी सतत विकास और ऊर्जा संक्रमण के सत्र को संबोधित भी करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, ब्राजील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन से अलग कई वैश्विक नेताओं के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने इन वैश्विक नेताओं के साथ अपनी चर्चा का ब्यौरा सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा किया। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सहित वैश्विक नेताओं के साथ अपने विचार विमर्श का उल्लेख किया। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक कल्याण के लिए भारत यूरोपीय संघ के साथ निकटता से काम करता रहेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रधानमंत्री ने अपने वाणिज्य, स्वास्थ्य और सुरक्षा के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने पर चर्चा की।
नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ चर्चा में व्यापार, आर्थिक सहयोग और नवीकरणीय ऊर्जा तथा नीली अर्थव्यवस्था में संयुक्त प्रयासों पर बल दिया गया। ये विचार विमर्श एक सतत भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने तथा साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के प्रति भारत की वचनबद्धता का परिचायक है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अगले साल की शुरुआत में भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA के बारे में बातचीत को फिर से शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद कहा कि भारत के साथ एक नया व्यापार समझौता इंग्लैंड में नौकरियों का सृजन करने में मदद करेगा और देश भर में विकास तथा अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की और भारत चीन सीमा पर हाल ही में हुई सैन्य वापसी में हुई प्रगति पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने मौजूदा वैश्विक स्थिति पर भी बातचीत की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड और महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। झारखंड में दूसरे चरण में 12 जिलों के 38 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। सुरक्षा कारणों से झारखंड में 31 मतदान केंद्रों पर मतदान शाम 4 बजे तक होगा, क्योंकि ये केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे रांची संवाददाता के लाल से। के लाल जी, कहा जा रहा है कि दूसरे चरण का मतदान झारखंड में सत्ता की दिशा तय करेगा। हाँ कनक, आपने ठीक ही कहा। जो 38 सीटों पे जो मतदान हो रहा है, इन सीटों पर हार जीत से ही झारखंड की सत्ता की राह तय होती है। 38 सीटों में मैं आपको बता दूं, संथाल परगना की 18 सीटें हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की 18 और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल की 2 सीटें हैं। और ये मैं बता दूं कि 2019 में भाजपा को 12, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 13, कांग्रेस को 8, आजसू को 2, उस समय झारखंड विकास मोर्चा था उसके 2 और CPI-ML के 1 सदस्य निर्वाचित हुए थे। तो ये दूसरे चरण का चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। और ये मैं बता दूं कि इसके लिए जो है सुरक्षा के, इस चरण के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। 14,218 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से 60,000 बूथ को क्रिटिकल बूथ के रूप में पहचान की गई है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 600 कंपनियों को तैनात किया गया है। हर एक मतदान केंद्र पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात किए गए हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद के लाल जी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी जिला में कहां पर पोलिंग हो रही है वहां पर पर्याप्त संख्या में फोर्स का व्यवस्था कर दी गई। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग के माध्यम से आपका जिला का RO, DO, साथ में CO ऑफिस में भी मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ में कमीशन की तरफ से भी सभी बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी बूथों पर 2 कैमरा है, एक अंदर में एक बाहर में है, इसलिए सभी गतिविधि को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी 288 सीटों के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। और जानकारी के लिए बात करते हैं नागपुर में मौजूद हमारे संवाददाता नम्रता फलके से। नम्रता, मतदान के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? जी कनकलता, महाराष्ट्र विधानसभा के 228 निर्वाचन क्षेत्रों में से विदर्भ के 11 जिलों में 62 निर्वाचन क्षेत्र है। नागपुर जिले में 4,600 से अधिक मतदान केंद्र है और लगभग हर जगह पे प्रशासन ने EVM और मतदान सामग्री के साथ संबंधित मतदान केंद्रों पर हर चीज भेज दी गई है। उसी प्रकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित गढ़चिरौली जिले में पोलिंग पार्टीज कल दोपहर में ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए हैं, क्योंकि गढ़चिरौली में जो मतदान का समय है वो दोपहर 3 बजे तक ही है और बाकी हिस्सों में 6 बजे तक होगा। तो कल यहाँ के नागपुर के जिला कलेक्टर ने भी पत्रकार परिषद की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इन पिछले कुछ दिनों में 40 करोड़ की अवैध सामग्री भी जब्त की गई है और पुलिस के द्वारा लगभग नागपुर में ही 4,300 से ज्यादा पुलिस तैनात है
जी कनकलता। जानकारी के लिए धन्यवाद नम्रता। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकलिंगम ने कहा कि राज्य में चुनाव आयोग मुंबई और अन्य जगहों पर मतदान बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। To ensure that urban voters vote in full force, Election Commission have taken few more steps in this election. The election has been kept on the middle of the week so that everyone will be here for voting. As a special gesture, Election Commission has permitted opening of 1,185 polling booths in the high-rise building and cooperative housing societies so that people belonging to those buildings and societies can open in their area only. दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी कल वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो BPRD तथा राष्ट्रीय रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में देश ने संघर्ष प्रभावित अत्यधिक क्षेत्रों की हिंसा में कमी लाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 3 क्षेत्र बहुत डिस्टर्ब माने जाते थे, कश्मीर, उत्तर पूर्व और नक्सलवाद पीड़ित क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र में हमने सुरक्षा स्थिति में काफी सुधार किया है। विगत 10 साल के आंकड़े और इसके आगे के 10 साल के आंकड़ों का तुलनात्मक अभ्यास करें तो लगभग 70% हिंसा हम कम करने में सफल हुए और इसके लिए ढेर सारे लोगों ने मनोयोग के साथ सरकार के उद्देश्यों को सफल करने में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वतंत्र, उन्मुक्त और सुरक्षित समुद्री नेटवर्क के लिए भारत के दृष्टिकोण की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में सागर मंथन द ओशंस डायलॉग के सफल आयोजन के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रयासों की सराहना करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सागर मंथन की सफलता से मानवता के समृद्ध भविष्य के लिए आम सहमति बनाने में मदद मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की अनुमति देने का आग्रह किया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखकर वायु प्रदूषण पर आपातकालीन बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए श्री राय ने कहा कि विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है और अब समय आ गया है कि दिल्ली NCR में धुंध को दूर करने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कृत्रिम बारिश शुरू की जाए। निचले स्तर पर मूल्य खरीदारी और ब्लू चिप शेयरों की मजबूत मांग के कारण घरेलू शेयर बाजार, इक्विटी सूचकांक, सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर के कारोबार में ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रहे थे। इससे पहले दोनों सूचकांक पिछले सत्रों में हुए नुकसान से उबरते हुए बढ़त के साथ खुले। अब से कुछ देर पहले 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 1030 अंक बढ़कर 78,369 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 300 अंक की वृद्धि के साथ 23,754 पर था। महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 में दक्षिण कोरिया ने थाईलैंड को हराकर 5वां स्थान हासिल कर लिया है। राजगीर हॉकी स्टेडियम में आज सेमीफाइनल के दोनों मैच खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में चीन का मुकाबला मलेशिया से जारी है, जबकि दूसरा सेमीफाइनल मैच शाम 4:45 पर शुरू होगा, जिसमें भारत का मुकाबला जापान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की समस्याओं का उल्लेख किया। राष्ट्रों से खाद्य पदार्थों, ईंधन और उर्वरक आपूर्ति पर वैश्विक संघर्षों के प्रतिकूल प्रभावों पर ध्यान देने का आग्रह। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने विभिन्न नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। झारखंड और महाराष्ट्र में कल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी तैयारियां पूरी। और महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी के सेमीफाइनल में भारत आज शाम जापान से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।